दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए नियम और नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित 2,73,000 के पार। अब तक के 7,558 लोगों की गई है जाने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 120 ने गंवाई है जान। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,73,443 हो गई है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में कोरोना के अभी तक के 1,32,431 एक्टिव मामले हैं, जबकि 1,33,439 लोग स्वस्थ या डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं जान जाने वालों की संख्या 7,558 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 7,515 मामले सामने आए हैं, जबकि 85 लोगों की जान गई है। आपको बताते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक के 2,66,598 लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 7,466 मरीज अब तक दम भी तोड़ चुके हैं। फिलहाल देश में 1,29,917 एक्टिव केस हैं और 1,29,215 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 71 लाख के ऊपर जा चुका है और 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और अब अगली खबर बता दें कि बाजार में चीन को टक्कर देने के लिए यूपी तैयार। योगी सरकार ने बनाई ये योजना। जी आपको बता दें कि दीपावली पर देश भर के बाजार में चीन में बने हुए सस्ते डिजाइनर दिए, बर्तन व अन्य आकर्षक उत्पादों की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में चीन को टक्कर देने के लिए योजना बनाई है। यूपी सरकार की योजना है कि दीपावली तक देश भर के बाजार में प्रदेश में बने दिए, बर्तन, मूर्तियां व त्योहार के अन्य उत्पाद उपलब्ध हो, ताकि चीन के सामान लोगों को न खरीदने पड़े। इसके लिए यूपी सरकार के खादी व ग्रामोद्योग विभाग और माटी कला बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। चीन के उत्पादों को टक्कर देने की इस योजना पर काम की शुरुआत जुलाई में की जाएगी। अभी इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है और राज्य के खादी और ग्रामोद्योग विभाग ऐसे कुम्हारों व माटी कलाकारों के नामों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिनको डिजाइनर दिए, मूर्तियों व अन्य आकर्षक उत्पादों को बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए माटी कला बोर्ड ने इस कुम्हारों व माटी कलाकारों को जोड़ा जाएगा। ट्रेनिंग देने के बाद उनको उत्पाद बनाने की आधुनिक मशीनें दी जाएंगी और इन सब के लिए सरकार उनसे कोई पैसा नहीं लेगी। और अब अगली खबर बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए सरकार। जी आपको बता दें कि कोविड-19 वायरस का संक्रमण के चलते देश भर में घोषित किए गए लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूरों का रोजगार छिन गया है। प्रवासी मजदूर मजदूरी में अपने घर लौट आए हैं। कईयों ने सैकड़ों मील का सफर पैदल तय किया है। अब मजदूरों की पीड़ा देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश जारी किया है। आपको बता दें राजस्थान हाई कोर्ट में प्रवासी मजदूर हरि सिंह राजपुरोहित की याचिका पर लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व रमेश व्यास की खंडपीठ ने फैसला सुना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए रहने, खाने पीने व सुरक्षा को लेकर लॉन्ग टाइम तक शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने के आदेश दिए हैं, ताकि आने वाले समय में इन प्रवासी मजदूरों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर रोजगार करने की नौबत नहीं आए। इसलिए राज्य सरकार को पॉलिसी बनाकर प्रवासी मजदूरों के बच्चों का पालन पोषण व रोजगार सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायालय ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार इन मजदूरों के जीवन को बचाने के लिए काम करे। आने वाले समय में इस तरह की पीड़ा प्रवासी गरीब मजदूरों को दोबारा नहीं भुगतनी पड़े। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मजदूरों को अपने राज्य में ही रोजगार मुहैया करवाने को कहा है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बुधवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के लिए निर्देश दिए। अंतरिम राहत देने से किया इनकार। जी आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने चैनल के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में अर्नब गोस्वामी से पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने से छूट मांगी थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका
याचिका पर सुनवाई की और दोनों ही याचिकाओं को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि चैनल के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के अलावा अर्नब ने पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने से छूट देने से कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। हालांकि अदालत ने अर्नब को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है। मालूम हो कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादक और मालिक अर्नब गोस्वामी को शहर के पिंडौनी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज शिकायत के संबंध में पूछताछ के एक और दौर के लिए बुधवार 10 जून को तलब किया है। समन रजा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के इरफान अबू बकर शेख द्वारा 2 मई को गोस्वामी के खिलाफ दायर याचिका शिकायत से संबंधित है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और बिगाड़ने की कोशिश की है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि गोस्वामी ने अपने 29 अप्रैल के शो में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की। शिकायत में गोस्वामी पर अप्रैल में मुंबई के बांद्रा में प्रवासी श्रमिकों के एकत्र होने पर सांप्रदायिक अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया था। और अब अगली खबर बता दें कि अरविंद केजरीवाल को कोरोना संक्रमण नहीं, नेगेटिव आई है टेस्ट रिपोर्ट। जी हां, बात करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना संक्रमण नहीं है। मंगलवार को उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट आ गई है। केजरीवाल की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अरविंद केजरीवाल की रविवार को तबीयत बिगड़ गई थी। हल्का बुखार, गले में दर्द की शिकायत के बाद उनका कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें, कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखने के बाद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। सीएम केजरीवाल ने रविवार की सुबह एक बैठक में हिस्सा लिया था। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने कोई बैठक नहीं की। केजरीवाल को जब खुद में कोरोना वायरस के लक्षण दिखे तो उन्होंने रविवार दोपहर ही अपनी सभी बैठक रद्द कर दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की तबीयत को लेकर कहा था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7 जून से हल्का बुखार और गले में दर्द है, जिसके बाद से उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर काम पर लौटे। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है और ताजा आंकड़ों के अनुसार यहां दिल्ली में अब तक के कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 29,943 हो गई है। वहीं देश में मंगलवार को कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान ही कोरोना वायरस के 9,987 नए केस सामने आए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे कि कोरोना के केस कम हो? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की और अब बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव, मैक्स हॉस्पिटल में है भर्ती। जी आपको बता दें कि भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल से सीधे दिल्ली आ गए थे। इसके बाद जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तब से वे दिल्ली में ही हैं। वे अपने परिवार के साथ दिल्ली स्थित अपने आवास पर रह रहे थे, लेकिन 4 दिन पहले अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के लक्षण दिखे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मां में कोई कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन जब उनकी मां भी जांच के लिए गई तो वो भी कोरोना पॉजिटिव निकली। अब दोनों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही उनके परिवार के अन्य लोगों को भी कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं और साथ ही कोरोना के सोर्स की तलाश की जा रही है। उधर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के भी बुखार और गले में खराश के कारण कोविड-19 का टेस्ट किया गया था। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 30,000 तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि इंडो चाइना विवाद के बीच बौखलाया चीन। कहा, चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट भारतीयों के लिए संभव नहीं। आपको बता दें, भारत चीन के बीच लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन लद्दाख में अतिक्रमण की लंबे वक्त से कोशिश कर रहा है। भारत चीन के बीच उपजे तनाव के बीच भारत में चीनी प्रोडक्ट की बहिष्कार की मांग तेजी से हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को लोकल के लिए वोकल बनने की बात कही तो लोगों ने चाइनीज
प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें सोशल मीडिया पर लोग बायकॉट चाइनीज को सपोर्ट कर रहे हैं। चाइनीज सामानों के बहिष्कार से चीन बौखला गया है और भारत में चीनी सामान के बहिष्कार से चीन की घबराहट दिखने लगी है। बौखलाए चीन ने कहा कि भारतीयों के लिए चीनी सामानों का बहिष्कार करना संभव नहीं है। चाइनीज प्रोडक्ट के बायकॉट से घबराए चीन ने कहा कि भारतीय मुश्किल से चीन के सामानों का बायकॉट कर सकते हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारतीयों के लिए चीनी के सामान का बहिष्कार करना संभव नहीं है। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में चीन विरोधी स्वरूप भारत के राष्ट्रपतियों के खिलाफ बयानबाजी है, लेकिन चीन के सामने का बहिष्कार करना भारत के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अखबार में लिखा है कि चाइनीज प्रोडक्ट व्यापक तौर पर भारतीयों की जिंदगी से जुड़े हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है। चीनी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लद्दाख के समाज सेवी सोनम वांगचुक की जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चाइना के बैंक ऑफ चाइना को भारत में काम करने का लाइसेंस दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले महीने हुई बातचीत के बाद दी गई थी और पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को आश्वासन दिया था कि वो बैंक ऑफ चाइना को भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक आरबीआई ने बैंक ऑफ चाइना को अपना पहला ब्रांच खोलने के लिए लाइसेंस दिया है। और अब अगली खबर बता दें कि WHO की चेतावनी कि कोरोना ने अभी राहत नहीं ली है, दुनिया में और बिगड़ रहे हैं हालात। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 1,36,000 नए मामले सामने आए हैं और भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने फिर चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दुनिया भर में कोरोना से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। WHO ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि विश्व में कोरोना महामारी के कारण स्थिति बिगड़ती ही जा रही है और WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि 24 घंटे में विश्व में कोरोना के 1,36,000 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ अमेरिका और दक्षिण एशिया में कोरोना के 75% मामले सामने आए हैं और अपनी रिपोर्ट में WHO ने कहा कि पिछले 10 दिनों में विश्व के 9 देशों में 1 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं। सिर्फ एक दिन यानी रविवार को कोरोना संक्रमण के 1.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बताते हैं कि राजनाथ सिंह के गालिब वाले ट्वीट पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा तंज कस चुके हो तो दीजिए लद्दाख पर जवाब। जी आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर सोमवार को शायराना अंदाज में तंज कसा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शायरी के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के चिन्ह हाथ पर निशाना साधा था, जिस पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एक बार रक्षा मंत्री का हाथ के निशान पर टिप्पणी करना हो जाए तो क्या वह जवाब दे सकते हैं कि क्या लद्दाख में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि मालूम हो कि भारत की रक्षा नीति पर अमित शाह ने दिए बयान पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा था कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ने ख्याल अच्छा है, जिस पर अब प्रतिक्रिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। उन्होंने राहुल गांधी को शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। अमित शाह ने रविवार को बिहार में अपने डिजिटल रैली में कहा था कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बाद पूरी दुनिया इस बात से सहमत है कि यदि कोई अन्य देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है तो ये भारत है। और अब अगली खबर बता दें जो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने के लिए तैयार नहीं है जीतन मांझी। तीसरे मोर्चे पर भी है चर्चा। आपको बता दें कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। राजनीतिक दल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्चुअल रैली के जरिए मतदाताओं को साधने में लगे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली से चुनावी अभियान की एक तरह से शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार जेडीयू कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें सत्ता पक्ष जहां चुनावी तैयारियों में जुट चुका है, वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन में
लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल दलों में किचकिच प्रारंभ हो गई है, जिससे संगठन में दरार काफी चौड़ी होती जा रही है। महागठबंधन के नेता भी अब खुलकर इसके लिए आरजेडी के तानाशाही रवैये को दोष दे रहे हैं। दीगर बात यह है कि यही नेता ये भी कहते हैं कि लालू प्रसाद अगर होते तो ये समस्या नहीं होती। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के इस दौर में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ है। आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को आरजेडी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता नहीं है। वहीं अगली खबर बता दें कि बिहार को लेकर पीएम पैकेज पर फिर गरमाई सियासत। शाह के दावे पर प्रशांत किशोर की फिरकी। आपको बता दें, बिहार को लेकर पीएम पैकेज पर एक बार फिर सियासत होने लगी है। प्रशांत किशोर ने इसको लेकर गृह केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार का भाग्य बदलने के लिए पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। सुना है बिहार को ये पैकेज मिल चुका है। भाग्य बदलने की बात छोड़िए, लोग तो हैरान हैं कि किसी को इसकी खबर तक नहीं। नीतीश कुमार जी, कम से कम आप अपने नेता अमित शाह जी के इस दावे की पुष्टि तो कर दीजिए। और अब बात कर लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें, मानसून लगा सकता है बड़ी छलांग। बिहार समेत कई राज्यों में तय समय से पहले पहुंचने के आसार हैं। आपको बता दें कि 1 जून को मानसून के केरल में दस्तक देने के बाद देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला चालू है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ आया है और अगर उसके बढ़ने की यही गति रही तो देश के कई राज्यों में ये अपने तय तारीख से भी पहले पहुंच सकता है। आईएमडी ने कहा है कि मानसून के बिहार में निर्धारित समय से पहले दस्तक देने के पूरे आसार हैं। आमतौर पर ये बिहार में 15 जून के आसपास पहुंचता है, लेकिन इस बार ये 12-13 जून के बीच बिहार पहुंच सकता है। विभाग ने कहा है कि मानसून सबसे पहले बिहार के पूर्णिया जिले में दस्तक देगा। इस बार यहाँ अच्छी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।